तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये सोचा कि यार अब ये जो पेपर है क्लैट का ये बोर्ड्स के साथ क्लैश ना हो, तो हम एक काम ये करते हैं, हम इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई ये मैंडेट नहीं होता कि नहीं आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी करना है, या फिर आपको एक्स वाई जेड कॉलेज से ही एलएलबी की डिग्री चाहिए। 3 साल की करो, 5 साल की करो, 6 साल की करो, जितने साल की करनी है आपको एलएलबी आप करो। सो हेलो 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 एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जीके इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पर। एंड इस यूट्यूब चैनल पर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लैट के बारे में जानना है कि एग्जैक्टली ये एग्जाम होता कैसा है, इसका सिलेबस क्या है, और हम अगर कोई अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली हमें ये कौन सा पेपर है खास जिसकी इतनी बातें चल रही हैं जो हमको निकालना पड़ता है। तो बहुत लोगों को अभी तक ये आइडिया नहीं लग पाया है कि क्लैट क्या होता है एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज क्या होती है। तो थोड़ा इस वीडियो के थ्रू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसके थ्रू आपको ये पता लग जाएगा और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये पेपर कैसा है, ये कॉलेजेस कैसे होते हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है, एंड हम इस पेपर को निकाल कैसे सकते हैं। ठीक, तो ये अपन को बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। अब मैं कौन हूं भाई, मैं कौन होता हूं आपको ये सब बताने वाला। तो मैंने 2017 में पेपर दिया था जब मैं 11th क्लास में था। मैंने 2018 में पेपर दिया था जब मैं प्रॉपरली एलिजिबल था। फिर मैंने एक बार में ये पेपर क्रैक करा, मेरी ऑल इंडिया रैंक 972 थी, वहां से मुझे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा मिला। 5 साल मैंने वहां पर रहकर पढ़ाई करी है कटक में। उसके बाद 1 साल मैंने जॉब करी है। उसके बाद मैं वापस से अब एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल वाली जो है उसमें ही पढ़ता हूँ मास्टर्स में। तो साइबर लॉ और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मेरा मास्टर्स है, वो भी एनएलयू से है। तो डबल एनएलयू का एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो दोनों एनएलयूज में क्या डिफरेंस है, इन कॉलेजेस में होता क्या है खास, ये सारी चीजें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। और ये पेपर एग्जैक्टली क्या है, ये जो आप पीछे दिख रहा है आपको क्लैट 26 क्या है। क्योंकि अब आपको ये लगेगा कि भाई पेपर तो 2026 का लग रहा है मुझे, और अभी तो 2025 चल रहा है, तो ये क्या नोमेनक्लेचर है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं पेपर के। तो क्लैट जो है वो पहले मई में हुआ करता था, मैंने भी जब दिया था 13 मई 2018 में मेरा पेपर था क्लैट का। तो अब ये कंसोर्शियम नाम की एक बॉडी है, क्लैट कंसोर्शियम, जो पूरी एक बॉडी बनाई गई है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो एनएलएसआईयू बैंगलोर के अंदर ही है। कैंपस के जो 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 नंबर 1 कॉलेज है उसके अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है क्लैट को कंडक्ट करवाने के लिए। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ये सोचा कि यार अब ये जो पेपर है क्लैट का ये बोर्ड्स के साथ क्लैश ना हो, तो हम एक काम ये करते हैं, हम इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पेपर एज इन आपका एडमिशन अगर आपको जुलाई, आप ये बस इमेजिन करो कि अगर मुझे मेरा कॉलेज जुलाई 2026 में चालू करना है, तो मुझे पेपर कौन सा देना पड़ेगा, क्लैट 25 हो चुका है बेटा, खत्म है वो, आपको देना पड़ेगा क्लैट 26। तो ये जो लास्ट का ईयर है क्लैट में स्पेशली, ये कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, जिस साल आपको कॉलेज में अपना पहला दिन चालू करना है उस साल का ये पेपर ऐसे इसका नाम लिखा जाता है। तो बेसिकली अगर क्लैट 25 बोल रहा हूँ, तो वो लोग जिन्होंने अभी दिसंबर में, आपको याद होगा जो पेपर में काफी ज्यादा घमासान मच चुकी है उसके रिजल्ट के लिए, अभी भी कुछ खास उसमें क्लियर है नहीं, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, वो भी बताऊंगा मैं आपको अभी आगे। बट जैसे हमने देखा कि क्लैट 25 हुआ, तो 25 इसके इस साल जुलाई में जो लोग एडमिशन लेंगे अलग अलग कॉलेजेस में, ये उनका एंट्रेंस एग्जाम था। तो यही हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि क्लैट होता क्या है, क्लैट का फुल फॉर्म पहले समझ लें डिकोड करके ढंग से। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो ये सबके लिए कॉमन है, कोई भी इस पेपर को दे सकता है। लॉ के लिए ये पेपर होता है, उसमें अगर आप पेपर को निकाल लोगे तो एडमिशन हो जाएगा आपका। उसी बात का ये टेस्ट है कि भाई आप लॉ में एंट्री लेने लायक हो या नहीं। अब यहाँ पर लायकता की बात क्यों आ रही है, सबसे बड़ा क्वेश्चन वहां पर ही आ जाता है कि आप हमको लायक कैसे बोल सकते हो। तो देखो ये पेपर जो है बहुत ज्यादा रीडिंग इंटेंसिव पेपर है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं कि हमारे चैनल का नाम जीके इन्फिनिटी है, मेरी जो एक्सपर्टीज है सबसे अच्छी, मेरे कमांड जो है जिस सब्जेक्ट पर वो जीके, और
इतने साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, उसमें जब मैंने देखा है कि भाई जो क्लैट में जीके आती है वो पैसेज बेस्ड आती है, कि पैसेज पढ़ो फिर उसमें से जीके के क्वेश्चन आंसर करो। यूपीएससी में तक नहीं आती ऐसी जीके, वहां पर तक वन लाइनर जीके आता है। बट अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। तो बात वही है कि इसीलिए तो जीके एनटीटी आपके साथ है कि ये जीके आपकी आसान बना दी जाए। ठीक, अब हम वापस आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि क्लैट जो है वो ये पूरा एग्जाम का नाम है। ये एग्जाम दो तरीके का होता है, एक होता है क्लैट यूजी, एक होता है क्लैट पीजी। ठीक है, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, मतलब बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, ये इन लोगों के लिए है। मतलब जो 12th क्लास पास बच्चा है वो एलिजिबल है ये यूजी का पेपर देने के लिए। क्लैट पीजी जो होता है उसके लिए मैंडेटरी है आपको एलएलबी कहीं से करा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मैं जाऊं आज की तारीख में मैं क्लैट पीजी दे सकता हूं, मैंने दिया भी हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर जो इंसान यहाँ पर 12th में बैठा है और ये वीडियो देख रहा है वो नहीं दे सकता क्लैट पीजी, क्योंकि आपके पास एलएलबी की डिग्री नहीं। अब यहाँ पर कोई ये मैंडेट नहीं होता कि नहीं आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी करना है, या फिर आपको XYZ कॉलेज से ही एलएलबी की डिग्री चाहिए। 3 साल की करो, 5 साल की करो, 6 साल की करो, जितने साल की करनी है आपको एलएलबी आप करो, आप एलिजिबल हो जाओगे क्लैट पीजी देने के लिए। सो इफ आई हैव टू डिवाइड दिस, ये हो गया यूजी जो कि हमारा मेन इस वीडियो का फोकस है, क्लैट यूजी जो आप सब लोग देखने आए हो, और एक होता है क्लैट पीजी जो कि आप अभी नहीं दे सकते हो टेक्निकली। ठीक है, तो जो लोग देख रहे होंगे इनको क्लैट पीजी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, आप बिल्कुल मुझसे जोड़ सकते हो, नंबर मेरा नीचे दिया ही हुआ है, तो मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। दिया तो मैंने भी है ही वो पेपर। ठीक है, क्लैट यूजी की बात करते हैं हम। ठीक है, अब जब आप पेपर निकाल लेते हो, इन पेपर निकालने के बाद आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा? देर आर 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। ठीक, अब सिर्फ एनालॉजी के लिए, सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि भाई ये एनएलयू क्या होते हैं, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, हम सबको पता है अगर हम नीट निकालते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो होता है वो क्रीम लेयर होती है मेडिकल की पढ़ाई के लिए इंडिया में। क्लियर है? मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है, आईआईएम होता है जो क्रीम लेयर होती है मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए। आईआईटी करना है, आईआईटीज जो होते हैं वो इंजीनियरिंग की फील्ड में क्रीम लेयर होती है इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इंडिया में। एनएलयूज जो होते हैं, अगर आपको लॉ करना है इंडिया में, ये क्रीम लेयर होती है लॉ की पढ़ाई के लिए इंडिया में। ठीक है, सो इफ आई कीप आईआईएम ग्रेजुएट्स, आईआईटी ग्रेजुएट्स एंड एम्स ग्रेजुएट्स एंड एनएलयू ग्रेजुएट्स, ये सब एक ही लेयर पर हैं, क्योंकि ये किसी एक बहुत बड़े एग्जाम से शॉर्टलिस्ट होकर वहां पर सिलेक्ट होकर उन कॉलेजेस में जाते हैं, तो इसलिए फिर इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए इस पूरे एग्जाम की हाइप ज्यादा है। ठीक है, और वर्थ है फिर। अब यहाँ पर ये जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लैट कंसोर्शियम नाम की बॉडी है, ये उसका लोगो है, वो ये पेपर को ऑर्गेनाइज करवाती है। तो क्लैट इज ऑर्गेनाइज बाय द कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, पूरा ये नाम है क्लैट कंसोर्शियम, हम इसको बोलते हैं। अब ये कुछ कॉलेजेस के कैंपस की फोटो लगाई हुई है मैंने, जो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होते हैं, आपको दिख सकता है बहुत अच्छे से। ये बैंगलोर का कैंपस है, ये हैदराबाद का कैंपस है, ये कोलकाता का कैंपस है। तो 1 2 3 जो टॉप के 3 एनएलयूज हैं वो ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये उसी सीक्वेंस में लगाया गया है जो इनकी रैंकिंग्स हैं पूरे देश में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एनएलएसआईयू, नालसार एंड कोलकाता, ठीक है, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, ये टॉप 3 कॉलेजेस बोले जाते हैं लॉ की पढ़ाई के लिए इंडिया में। उसके बाद आता है एनएलयू जोधपुर जो चौथे नंबर पर आता है लॉ की पढ़ाई के लिए। फिर 5वें नंबर पर आता है एनएलआईयू भोपाल, जो कि मेरा कॉलेज है जिसमें मैं अभी मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ। ठीक, तो एनएलआईयू भोपाल जो है। फिर आता है अपना 6th प्लेस पर जीएनएलयू गांधीनगर, गांधीनगर में ये कैंपस है। तो ये टॉप 6 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, इनके अलावा 18 और हैं। ठीक है, तो वो अलग है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? सर मैं ये पेपर दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, सर क्या मैं ये पेपर नहीं दे सकता हूं? तो ये अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो उसका भी सोल्यूशन आपके पास मैं लेकर आया हूं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 10+2, 12th क्लास अगर आपकी कंप्लीट है, किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से, आईएससी से, सीबीएसई से, डजंट मैटर, आपको 12th पास होना चाहिए। पास एज इन क्या? मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड आर
अगर आप जनरल ओबीसी पर्सन विद डिसेबिलिटी ईडब्ल्यूएस हो तो आपको बोर्ड्स में 45% चाहिए, 45% आपको मिनिमम चाहिए। अब 46 आ जाए चाहे 96 आ जाए, बैठेंगे सब एक ही पेपर देने के लिए, वहां पर जो करोगे उससे पेपर निकलेगा। तो अब आपके ऊपर है, ट्वेल्थ को ज्यादा वेटेज देनी है कि क्लैट की तैयारी को ज्यादा वेटेज देनी है, इट इज ऑल अपॉन यू। ठीक। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो 40% आपको मिनिमम रिक्वायर्ड। ठीक है। अगेन 41 आ जाए या 101 आ जाए या 91 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैठना अपन को वही पेपर देने। ठीक है। ये चीज आप उसको क्लियर रखें। अब सबसे बड़ी बात यहां पर क्या होती है, जब आप क्लैट का पेपर देने बैठते हो, देयर इज नो अपर एज लिमिट। मतलब अगर आप 17 साल के हो तो पेपर दे सकते हो, आप 70 साल के हो तो भी पेपर दे सकते हो, पता है आपको। तो देयर इज नो अपर एज लिमिट। ठीक। स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको सिर्फ अपनी ट्वेल्थ की मार्कशीट देनी होती है एडमिशन के टाइम पे। पेपर के टाइम पर ये भी जरूरी नहीं है कि मेरी अभी ट्वेल्थ चल रही है, मेरे पास तो अभी मैंने बोर्ड्स भी नहीं दिए, क्या मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है भाई। आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट सिर्फ तब सबमिट करनी है जब आप पेपर वेपर देके 6 महीने बाद आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा जुलाई में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि ऐसे लोग जो कि क्लैट 26 का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक। आपको मतलब मैं ज्यूम कर रहा हूँ एडमिशन लेना है जुलाई 2026 में, अगली साल के जुलाई में आपका कॉलेज में पहला दिन होगा, आप ये अज्यूम करके चल रहे हो। क्या तब आपके हाथ में ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट होगी? बस इतना क्वेश्चन अपने आप से पूछ लो। अगर हाँ, तब तक आपके हाथ में आपकी ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट है तो भाई साहब आप एलिजिबल हो, वेरी सिंपल। ठीक है। तो ऐसे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा सकते हो। कोई स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आर्ट से होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए, बायो से होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हर किसी को खुले दिल से वेलकम है, हर कोई इंसान क्लैट का पेपर दे सकता है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? ठीक है। ऑफलाइन मोड में पेपर होता है, मतलब ओएमआर बेस्ड। यहां पर हम देखें ओएमआर, जिसको नहीं पता वही वो जो गोले भरने वाला होता है पेपर, वही। ठीक है। आप वो भी नहीं पता, अगर आपने जिंदगी में अभी तक ओएमआर पेपर ही नहीं दिया है तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओएमआर अगर आपको पता ही नहीं क्या होती, गूगल कर लेना भाई, वो तो बेसिक चीज है जो आपको पता नहीं चाहिए। 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर्स। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, जब आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद कुछ महीने बाद आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसमें आपके टेस्ट का सेंटर दिया रहेगा, उस टेस्ट सेंटर पे आपको जाना है, जो भी डेट आएगी पेपर की उस डेट पे आपको दिन में जाना है। मान लो एग्जाम्पल के लिए 2 बजे से पेपर चालू होता है, 2 से 4 में पेपर खत्म हो जाएगा। ओएमआर शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, गोले भर देना, घर आ जाना, हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 120 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, 120 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट टू नोट है कि ये क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सिर्फ बेटा तुक्के मारने वाला गेम नहीं है, हमारे बोर्ड एग्जाम नहीं है जो मन में आया लिखा है स्टेप मार्किंग मिल गई। ठीक है। लिखने का तो वैसे ही काम नहीं है, गोले भरने। ठीक। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क, हर गलत आंसर के लिए आपका कटेगा -0.25। इसका सेंस क्या है? 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर पूरा कट जाएगा, मतलब वो 4 जो आपने गलत करे वो 4 तो गए गए, उसके अलावा कोई एक जो आपने सही करा हुआ वो भी चला गया। ये है सिंपल कैलकुलेशन। बहुत लोगों को तो नेगेटिव मार्किंग ही निकालनी नहीं आती कि भाई नेगेटिव कैसे करें। ठीक है। तो स्कोर आपका ऐसे कैलकुलेट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ छोटा सा। ठीक है। मैंने मान लो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 12 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे, 12 में से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अगर मेरे वो 4 सही हो जाते और मेरे सारे 12 सही हो जाते तो मेरे 12 के 12 नंबर आ जाते। अब अगर मान लो कि मेरे 4 क्वेश्चन गलत हैं और बाकी मेरे 8 सही है, ठीक है, तो टेक्निकली मेरा स्कोर क्या बनना चाहिए? अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो 8 बनना चाहिए, क्योंकि वो 4 के आप नंबर हटा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो इन 12 में से वो 4 हट जाएंगे तो बचा 8, और एक हमने जैसे बताया कि एक आपका करेक्ट आंसर भी कट जाएगा, तो आपका टोटल स्कोर 8 नहीं आएगा, आपका स्कोर आएगा 7। ये है पूरा गेम, इसी को आप लार्जर स्केल पर इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है? आप चलते हैं आगे। अब सेक्शंस कौन से होते हैं, सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, वेटेज क्या क्या होती है, एक बार वो समझ लेते हैं क्लैट के पेपर में। ठीक है। सेक्शन सबसे पहला होता है इंग्लिश लैंग्वेज कंसोर्शियम। क्लैट का आपसे पूछना क्या चाह रहा है, जैसे मैंने बोला था रीडिंग इंटेंसिव पेपर है, बहुत भर भर के यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है। आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब
ये चीज हम सबको पता है, जो लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। मैं भी बता दूं भाई, मैं भी सेंट जोसेफ कोएड स्कूल भोपाल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल, नाम का मिशनरी स्कूल। हर दूसरा स्कूल जो कि इंग्लिश मीडियम कह रहा है अपने आप को आज की तारीख में देश में, उसमें से शायद 1% ही ऐसा होगा जो कि सही में अपने स्कूल के बच्चों को इंग्लिश ढंग से पढ़ना और जल्दी रीड करना सिखा रहा है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक, आप भी अग्री करोगे भाई। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछ लो बस ये सवाल। क्या मैं इतने सालों से 10 11 12 साल हो गए मेरे को स्कूल में पढ़ते हुए, आपकी बात कर रहा हूँ, खुद से पूछ लेना। 10 11 12 साल हो गए मुझे स्कूल में पढ़ते हुए, क्या मुझे सही से कोई 5 मिनट अगर खड़े होके अपने बारे में बोलने बोल दे, क्या मैं बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में? नहीं बोल सकते, तो शायद आपका स्कूल और आप वहां पर गलत हो। अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत तेज नहीं है, अगर मैं आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला एक पूरा पढ़ने को बोलूं कि सिर्फ इसको 2 मिनट में पढ़ना है, पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, तो अगेन इंग्लिश पे हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, और यहीं पर हमारे स्कूल की कहीं गलती आई। ठीक, तो इंग्लिश जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 to 26 आते हैं। वेटेज है इसका 20%। इसके परसेंटेज पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो बस, ठीक है। तो पेपर में पैसेज बेस्ड आएगा और 22 से 26 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के। अगला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आता है, पूरी तैयारी मैं करवाता हूँ, इंग्लिश की पूरी तैयारी मैं करवाता हूँ अभी, और इसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके भी आती है, मतलब जनरल नॉलेज, और करंट अफेयर्स भी आते हैं। 28 से 32 क्वेश्चंस इसके आते हैं। लीगल रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर लॉ आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान लॉ का भी होना चाहिए। इसीलिए मैं धीरे धीरे इस सेक्शन पर एम्फेसिस करके बोल रहा हूं कि ये थोड़ा सेट अपार्ट करता है क्लैट एग्जाम को बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। क्योंकि अब आप देखो कि बाकी जो सेक्शंस हैं वो तो यार, आप 12th उठा लो, चाहे एसएससी उठा लो, चाहे बैंकिंग, रेलवे, आरआरबी, यूपीएससी, ये वो स्टेट पीएससी और सारे सरकारी एग्जाम उठा लो, ये बस एक ये वाला जो सेक्शन है इसको छोड़ के बाकी सब में तो यही आ रहा है ना। इंग्लिश आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो लीगल रीजनिंग है, दिस सेट्स एवरीथिंग अपार्ट। अब लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर 22 से 26 क्वेश्चंस आते हैं, लीगल में 28 से 32 आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का और लीगल का, ठीक है। ये आपको थोड़ा पता लगना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो प्राइमरीली लॉजिकल रीजनिंग के 2 पार्ट होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होती है ए आर, एक होती है सी आर, ठीक है। ए आर और सी आर। ए आर क्या होती है? एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको सामने जो पजल दिया होता है, क्वेश्चन दिया होता है, एक कॉम्प्लिकेशन दी रहती है, उसको बस एनालिटिकल ब्रेन यूज करके एनालाइज करना है और सामने ही आंसर निकल आता है। लेकिन जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है, यहाँ पर आपको सामने दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, दिमाग में लेना है, प्रोसेस करना है, अपने हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए वो बना के देना है। और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अगेन मैं बैठा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए मैं बैठा हूँ, वो तो मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ। तो यहाँ पर क्लैट में क्या पूछा जाता है? क्लैट में पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्रिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल का तो मुश्किल से एक आध गलती से पजल दे दिया था इन्होंने इस बार, वो भी गलत हो गया इनसे, ठीक है। तो वो भी उन्होंने पूरा पूरा पजल ही विड्रॉ कर लिया। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड, कंक्लूजन, अजम्पशन, पैराडॉक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी अगर सुना हो कि कैट जो है आईआईएम का पेपर, वैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे, मतलब बहुत इजी आते हैं, ठीक। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बहुत फैंसी सा नाम दे दिया है, लेकिन इसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैथ्स। एलिमेंट्री से मेरा क्या मतलब है? कक्षा 1 से लेके कक्षा 10वीं जितनी मैथ्स आपने पढ़ी होगी ना, सिर्फ उतनी ही आती है आपको। मेरे जैसे अगर डर लगता है भाई, मेरी तो मैथ्स बहुत खराब थी, ठीक। मैं सिंपल यहाँ पे पब्लिक में आज बोल दूं अगर, तो मेरी मैथ्स बहुत खराब थी। मुझे यही डर लग रहा था कि यार मैथ्स के ये जो जरा से क्वेश्चन आते हैं ये भी मुझसे कैसे बनेंगे। तो एलिमेंट्री आती है यार, अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको ऐसा लगता होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, हमसे कैसे बन पाएगी, नहीं आती क्लैट में वो, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, बेसिक्स आते हैं। मैं बता देता हूँ कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैं 4 ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का नाम ले लेता हूँ, अगर आपको उतने बन जाते हैं ना, या अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने इतने तो मुझे आते ही हैं तो ये तो मुझसे हो ही जाएगा, बता देता हूँ। परसेंटेजेस, एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ये 4 बहुत अच्छे से पढ़ लो। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और पाइप सिस्टम, ये सब चीजें हैं, लेकिन मेजर यही है, सब घूम रहा है।
इसके अलावा कुछ खास मैथ्स है ही नहीं। ठीक, ये है। ठीक, और अगर आपको अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपने पैटर्न बता दिया, उसकी तैयारी कहाँ कैसे करें, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, एजुफिनिटी ग्लोबल, जो कि जीके इन्फिनिटी का पेरेंट ब्रांड है, जो कि अगेन मेरा ही है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड यहाँ पर आपको जाकर लॉ एंट्रेंस पे क्लिक करना है, हमारे होम पेज पर ही। वहां पर आपको 2 बैचेस मिल जाएंगे। विक्ट्री बैच जो है ये हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, पूरे साल भर अगर आपको क्लैट की तैयारी हमारे साथ करनी है, विक्ट्री बैच को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। वहीं पर मेरा नंबर है, यहाँ पर वीडियो में भी नीचे मेरा नंबर है, डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सब चीज बता दूंगा। आपको अगर सिर्फ करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है कि सर हम बाकी सब तो देख लेंगे मैनेज करके, बस करंट अफेयर्स पढ़ा दो, तो अल्फा बैच आपके लिए है। ठीक है, और भी अगर कोई दूसरे बैचेस हैं तो इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। आप जाइए एजुफिनिटी ग्लोबल, जो कि जीके इन्फिनिटी का पेरेंट ब्रांड है, edufinityglobal.com। सिर्फ इतना टाइप कर दो अपने ब्राउजर में एंड आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं जरा सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन पे कि इंग्लिश में क्या आता है। ठीक, इंग्लिश में आएंगे पैसेजेस, अप्रोक्सीमेटली 450 वर्ड्स के। अब देखो, ये जो मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ ये क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे दी हुई है, तो आपको जाकर वापस से अब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट खोल के नहीं देखनी पड़ेगी। प्लस आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो 100% जेन्युइन है, इसका भी मैंने गारंटी दे दी। ठीक, क्योंकि बता दिया मैंने कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिए मैंने इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर सिर्फ बताया है कि पैसेजेस जो होंगे वो कौन से थीम से आएंगे, वो कंटेम्प्रेरी से आ सकते हैं, हिस्टोरिकल से आ सकते हैं, फिक्शन से आ सकते हैं, नॉन फिक्शन से आ सकते हैं, ऐसा। ठीक, आपकी स्किल्स कौन सी असेस हो रही हैं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है कि नहीं आता है, मेन आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स, व्यू पॉइंट्स, ये सब आपको निकालने आते हैं कि नहीं आते हैं, इन्फ्रेंस आती है, कंक्लूजन आती है, फिर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स का आपको कंपैरिजन आता है, वोकेबलरी आपकी कैसी है। अब आपको लगता है अगर कि यार ये सब चीजें तो पहली बार सुन रहा हूं मैं, ये सब तो मैंने इंग्लिश की पढ़ाई में आज तक देखी ही नहीं, ये सब मैं कैसे करूंगा। प्रखर भैया बैठे हैं भाई, सब करवा देंगे। यही, अपन को क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज एक्सप्लोर करना है, सब पढ़ा देंगे। मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैथ्स के लिए हमारे पास राघवेंद्र सर है, जो कि 11 साल से ज्यादा उन्होंने मुझे ही पढ़ाया, 11 साल मुझे नहीं पढ़ाया, मतलब अलग अलग बच्चों को पढ़ाया। मेरे टीचर थे वो, जब मैंने क्लैट क्लियर किया था उस टाइम पर मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग उन्हीं ने पढ़ाई है मुझे। तो मेरे टीचर से ही आपको पढ़वाऊंगा मैं। ऑल्सो बाकी सेक्शंस आप मुझसे पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको लग रही है और कैसे होगा कैसे होगा क्या होगा, आप आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकते हो। करंट अफेयर स्टैटिक जीके तो अपना तो स्टार्टअप का ही नाम भाई जीके इन्फिनिटी है। ठीक, तो इसमें क्या है कि न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होती हैं, इन सब में से एक वो पैसेज उठा लेते हैं। अब उस पर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि यार बताओ कि इंडिया में क्या चल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है कि आर्ट्स कल्चर क्या होते हैं, फिर आप जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के इवेंट्स हैं आप उसको समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, कितना अपडेटेड हो, यही सब चेक करना चाह रही कंसोर्शियम। ठीक, तो करंट अफेयर्स और जीके बहुत आसानी से बहुत मक्खन हो जाता है एंड इट इज वेरी वेरी डूएबल। ऐसा कुछ ये वो सेक्शन नहीं है जिसमें इंसान फंस जाए या फिर उससे क्वेश्चन बने नहीं। अगर 28 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोलते कि यार मेरे तो 18 ही अटेम्प्ट हो पाए। अगर मेरे साथ तैयारी करिए तो भाई आपके 25 अटेम्प्ट मिनिमम होंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे, लीगल रीजनिंग। यहाँ पर क्या है, बहुत बच्चे फंसते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा भैया कि हम क्या करें, कि ये कौन से लॉज आ गए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आप अपने 10th क्लास में पढ़ के आए होगे पॉलिटी में। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टॉर्ट क्या होता है, ये क्या लॉज है भैया, समझ में ही नहीं आ रहे हैं। हम पढ़ा देंगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। ये सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर उन्होंने कभी मुझसे लीगल पढ़ा होगा, कमेंट जरूर करके बताना मुझे कि आपको जो लीगल पढ़ाया गया है आपको कैसा लगा और कितना अच्छा लगता है पढ़ने के बाद लॉ। ठीक, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो लीगल सिनेरियोस, पब्लिक पॉलिसी, मोरल क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, आइडेंटिफाई करना है आपको वहां पर लीगल कंसेप्ट क्या लग रहा है, रूल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, जो कि आपको मैं पढ़ा दूंगा अगेन, वही वो एज इट इज उठाकर पेपर में दे देंगे, उसको अप्लाई करना है। अब एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझ देता हूँ। ठीक, अगर आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि इंडिया में यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है क्या, कि आपको बोलने का अधिकार है पूरे देश में। ये आपको लॉ पता है, बहुत इजी है, सबको पता है। अब एक सिनेरियो बना के दे दिया कि प्रखर नाम का एक इंसान था, जब वो ऐसे यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना रहा था क्लैट के बारे में,
तो उसका वीडियो 10 लोगों ने क्रिटिसाइज करा और उसको बोलने नहीं दिया और उसका वीडियो टेक डाउन करवा दिया, डिलीट करवा दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे मोहल्ले में निकले, आपको किसी ने बोलने नहीं दिया, तो क्या आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है? 200% यस। यू विल यूज योर आर्टिकल 19 और आप क्या करोगे, अपनी फंडामेंटल राइट को क्लेम करोगे, क्योंकि आपका अधिकार बनता है वहां पर बोलना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस ये पूछता है ये लॉ है, इसके साथ ये हुआ है, क्या आपको लगता है गलत हुआ है, सही हुआ है तो क्यों हुआ है, बस वो बता दो, दैट्स इट, इतना ही है, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में जो मैं क्रिटिकल रीजनिंग के आपको क्वेश्चन बता रहा था, अगेन 450 वर्ड्स के पैसेज आते हैं। यहाँ पर काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, आर्ग्यूमेंट्स कैसे निकालें, प्रीमाइसेस कैसे निकालें, कंक्लूजन कैसे निकालें, फिर पैटर्न्स कैसे निकालेंगे, सीक्वेंसेस कैसे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। तो ये सारा है, लॉजिकल पजल्स आपको सॉल्व करने रहते हैं, ये सब चीजें आपको सीआर की जो है सारी की सारी, सिर्फ अगर क्रिटिकल रीजनिंग ही पढ़ना हो तो हमारा सीआर माइस्ट्रो नाम से एक बैच है, सीआर माइस्ट्रो। अगर आपको सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग में दिक्कत हो रही है, वो आप अकेले भी हमसे पढ़ सकते हो, बाकी विक्ट्री बैच में तो सब कुछ इंक्लूडेड है ही, तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको वहां से पढ़ा दूंगा, बाकी होती ये है, ठीक। क्वांट्स की मैंने बात करी, एलिमेंट्री मैथ्स आती है, अगेन जो मैंने वहां पर बोला था वो चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा, वही है, ठीक। उसके बाद ओवरऑल एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको कि सिलेबस है क्या एग्जैक्टली, कि हमें वोकैब पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है इंग्लिश में, हमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ना है इसमें, जीके और उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में, फिर एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, पजल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ये सब पढ़ना है हमें इसमें। लीगल में हमको प्रिंसिपल्स पढ़ने, फैक्चुअल सिचुएशंस, लीगल नॉलेज, लीगल अवेयरनेस पढ़ना है। क्वांट्स में बेसिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट पढ़ने, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, इतना ही है, ठीक है। अब थोड़ी डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब कब क्लैट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो क्लैट का नोटिफिकेशन आ जाता है मई के आसपास, इस साल मई में क्लैट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है जुलाई में, जुलाई एंड भी हो सकता है, स्टार्टिंग भी हो सकता है, एनीथिंग। इसकी लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन आती है जनरली नवंबर में, ठीक। और इसके एडमिट कार्ड्स भी बिल्कुल लास्ट और वीक ऑफ नवंबर में रिलीज हो जाते हैं। अब पेपर जो होता है वो इस डेट पे मत जाओ, इन दोनों डेट्स पे मत जाओ, जो वेरी फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर होता है हर साल, इस साल का जो भी हो, अगली साल का जो भी हो, आपके हिसाब से जो भी आपको देखना हो आप देख सकते हो, बता सकते हो। तो जो वेरी फर्स्ट संडे होता है क्लैट, उसी दिन होता है, और उसके बस एक हफ्ते बाद उसके रिजल्ट आ जाते हैं, और काउंसलिंग जो होती है वो जनवरी से चालू हो जाती है, ठीक है। अब कुछ टिप्स अगर आपको चाहिए हो मेरे से, तो बढ़िया फ्री में आपको टिप्स देते हैं क्लैट की तैयारी कैसे करें, ठीक। सबसे पहले तो ये सारी टिप्स देने के पहले पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें बहुत वीडियोस हैं, भर भर के टिप्स हैं, दो पूरी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। पहली है बेसिक प्रॉब्लम्स की, जो कि किसी भी क्लैट एस्पिरेंट को फेस करनी रहती है, वो आप पूरी देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियोस उसके अंदर है। दूसरी प्लेलिस्ट है स्ट्रैटेजी मेकिंग की, प्रॉब्लम तो समझ गए, इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, वो पूरी अलग प्लेलिस्ट है, आप जाओ प्लेलिस्ट पे, वो दोनों खोल लो, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आपकी सारी वहीं सॉल्व करवाई हुई है। ये इसमें तो मैं क्या ही एक लाइन में बताऊंगा, वहां पर प्रॉपर वीडियोस है, ठीक, वो देख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि अपने आपको फेमिलराइज करना है पास्ट ईयर पेपर्स, पुराने साल के पेपर, जाओ पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फ्रीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे पहले करने वाला स्टेप है, आईआईटी हो चाहे यूपीएससी हो, पास्ट ईयर पेपर तो देखो कैसा आता है, ठीक। न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो भाई, हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, वो दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनसे कोई खास नतीजे मिल नहीं रहे किसी को किसी एग्जाम में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों पेपर्स पे चलते हैं, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट अगर आपको लग रहा है कि कहाँ से लेंगे तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं, अगेन आप एजुफिनिटी की साइट पे जा सकते हो, देख सकते हो। कंसिस्टेंसी आपको इंश्योर करनी है अपनी तैयारी में, और अपनी परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करते जाना है कि मुझे कितने कंसेप्ट आते हैं, मुझे कंसेप्ट ठीक कैसे करने हैं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मेरा नंबर आपको फ्रीली अवेलेबल है नीचे। अपना टाइम टेबल बनाओ, सिस्टमेटिकली पढ़ाई करो, एक बैलेंस डाइट करो, एक्सरसाइज करो, ढंग से सो, और वेबसाइट जरूर चेकआउट कर लेना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान चाहिए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बाकी उसके अलावा ये रेलेवेंट चीजें हैं जो कि आपको तैयारी में मदद कर सकती हैं।
अगर आपको मेरा नंबर चाहिए हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कमेंट जरूर करके बताना मुझे नीचे कितना हेल्पफुल था। आपको अगर क्लैट के बारे में चीजें पता नहीं थी तो आपको कैसे पता लग गई। और मुझे पता है 200% अगर कोई ऐसा है जो पहली बार क्लैट की तैयारी कर रहा है या फिर सोच रहा है इस एग्जाम को देने की, उसको डाउट होंगे ही कि यार वीडियो तो देख लिया लेकिन ये कैसे करें, वो कैसे करें। कमेंट बॉक्स है, पर्सनली रिप्लाई करूंगा। व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मुझसे बात करो, मैं बैठा हूं, पेपर जरूर निकलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।